मोहब्बत में क्राइम हरगिज नहीं, लेकिन प्यार बना मौत की वजह। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में फैलते अपराधों को जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। आज की हमारी कहानी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोहब्बत में क्राइम हरगिज नहीं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। 35 साल की सुनीता भले ही 5 बच्चों की मां बन चुकी थी, लेकिन उसके गठीले बदन की कसावट पर गांव के अनेक युवा आहें भरते थे। गांव का 22 वर्षीय आशीष कुमार उर्फ अंशु तो उसे अपना दिल दे चुका था। अमर बेल की तरह दोनों की मोहब्बत बढ़ती गई। मोहब्बत के इसी समंदर में डूबकर एक दिन दोनों ऐसा खतरनाक क्राइम कर बैठे कि आशीष उर्फ अंशु और उसकी प्रेमिका सुनीता ने वीरपाल की हत्या करने की ठान ली, क्योंकि वो उन दोनों की मोहब्बत में रोड़ा बन रहा था। वीरपाल सुनीता का पति था। वे दोनों यही सोच रहे थे कि उसकी हत्या कब और कैसे की जाए। तय किया कि आधी रात के बाद वीरपाल की गोली मारकर हत्या घर में ही कर दी जाए। फिर शोर मचा दिया जाएगा कि बदमाश आए थे। घर का सामान भी बिखेर दिया जाएगा और लूट की घटना बनाने के लिए जेवर और नकदी लूटकर ले जाने का नाटक किया जाएगा। तभी अंशु बोला, तमंचा और कारतूस का इंतजाम कहां से होगा? सुनीता ने कहा, यह इंतजाम तुम्हें ही करना पड़ेगा। इसके लिए रुपयों की जरूरत भी पड़ेगी। रुपए का तो मैं इंतजाम कर लूंगा, लेकिन तमंचा और कारतूस मिलना इतना आसान नहीं है। चलो मान लिया जाए कि ये चीजें मिल भी गईं, तो वीरपाल को गोली कौन मारेगा? अंशु बोला, तुम ठीक कह रहे हो। यदि उस समय बच्चे उठ गए, उन्होंने देख लिया, तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, फिर बिना सजा के नहीं बचेंगे। इस तरह हमारी प्रेम कहानी तो अधूरी रह जाएगी। सुनीता ने आशंका जताई। इसके बाद उन्होंने दूसरी योजना तैयार की। गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए सल्फास की गोलियों का प्रयोग होता है। अक्सर ये सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या के लिए इन गोलियों का सेवन करते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये गोलियां किसी तरह वीरपाल को खिला दी जाएं। ये तरीका दोनों को अच्छा लगा। फिर एक दिन सल्फास की गोलियों का पैकेट अंशु ने सुनीता को लाकर दे दिया। दोनों ने तय किया कि जब भी शराब के नशे में वीरपाल आएगा, खाने में मिलाकर सल्फास की गोलियां उसे दे दी जाएंगी। इससे पहले कि योजना को अंजाम दिया जाता, सल्फास की गोलियों का पैकेट बच्चों के हाथ लग गया। बच्चे समझे कि पैकेट पापा लाए हैं। वीरपाल के सामने ले जाकर बच्चे पूछने लगे, पापा ये गोलियां काहे की हैं? वीरपाल गोलियों का पैकेट देखकर सन रह गया। वीरपाल ने पैकेट उलट पलट कर देखा तो उसे पता चला कि ये तो गेहूं को सुरक्षित रखने वाली सल्फास की गोलियां हैं। गुस्से से आग बबूला होते हुए वीरपाल ने सुनीता से पूछा, सल्फास का पैकेट कौन लाया है? सुनीता ने झूठ बोलते हुए कहा, गेहूं में घुन लगने लगे थे, इसीलिए मैंने ही ये पैकेट मंगाया है। वीरपाल की हत्या करने का ये प्लान भी फेल हो गया। बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद धान की फसल तैयार होने लगी। उसकी रखवाली के लिए वीरपाल अक्सर खेत पर जाया करता था। ग्रामीण क्षेत्र में कई तरह के जंगली जानवर फसलों को क्षति पहुंचाते हैं। उनसे फसल को बचाने के लिए रात को भी अनेक किसान खेतों पर डेरा डाले रहते हैं। वीरपाल भी धान की फसल की रखवाली के लिए खेत पर जाता था। नींद आने पर वो वहीं सो जाया करता था। शातिर दिमाग अंशु ने सुनीता से कहा, अब मौका आ गया है, वीरपाल को ठिकाने लगाया जा सकता है। जिस वक्त वीरपाल रात को खेत पर सोया हो, तभी उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाएगा। सुनीता को योजना सही लगी और वो राजी हो गई। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में थाना हयातनगर क्षेत्र में एक गांव स्थित है, सहजना। इस गांव में दलबीर सिंह का परिवार निवास करता है। दलबीर सिंह के 5 बेटे और 5 बेटियां थीं। चौथे नंबर की बेटी सुनीता थी। सुनीता का विवाह साल 2008 में जनपद मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के गांव अलहदादपुर देवानगला निवासी वीरपाल था। वीरपाल क्रेटी किसानी के साथ साथ मजदूरी भी करता था। कभी कभी हरिद्वार में स्थित फैक्ट्री में मजदूरी करने भी चला जाता था। वीरपाल का एक बड़ा भाई है कुंवरपाल। वीरपाल की मां ज्ञानवती है, जो एक गृहिणी है। वीरपाल और सुनीता का वैवाहिक जीवन ठीक ठाक गुजर रहा था। इस दौरान उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें 4 बेटियां और एक बेटा था। 5 बच्चों की मां होने के बावजूद सुनीता के हंसी मजाक में एक बेकाबू आग छिपी थी। उसके चेहरे पर जवानी की नेचुरल चमक थी। गालों की मुलायम लकीरों में मासूमियत और आत्मविश्वास दोनों एक साथ झलकते थे। उसकी आंखें बड़ी साफ और गहरी थीं, मानो किसी के बोलने से पहले ही उसका मन पढ़ लेती हों। उसका शरीर किसी कठोर मेहनत से तराशा हुआ नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से सधे हुए अनुपातों वाला था। कंधे हल्के चौड़े, कमर में नजाकत और चाल में लयबद्ध कोमलता, जिसे देखकर कोई भी तुरंत समझ जाए कि ये महिला तन से ही नहीं, मन से भी मजबूत है। वो मध्यम कद की थी। उसका रंग गेहुआ और चेहरा गोल था। उसकी आंखें बड़ी और ध्यान खींचने वाली थीं, जिनमें आत्मविश्वास का भाव दिखता था।
बाल पूरी तरह से सिर को ढकने वाले दुपट्टे के नीचे छिपे रहते थे, जो पारंपरिकता और शालीनता दर्शाते थे। उसकी नाक में एक छोटा नथ उसकी पहचान को और उभारता था। होंठ थोड़े मोटे जरूर थे, लेकिन उन पर हल्की मुस्कान दिखाई देती, जो उसमें छिपी ममता और दृढ़ इच्छा शक्ति की झलक देती थी। उसकी आंखों की चमक देखने वालों को भटकाने वाली पहेली सी लगती थी। गांव की गलियों में जब भी सुनीता का नाम लिया जाता, लोग धीरे से मुस्कुरा देते, कोई जलन से, कोई तजुर्बे से। 5 बच्चों की मां होते हुए भी उसमें कुछ ऐसा था जो जवान दिलों को बेचैन कर देता था। उसकी चाल, उसकी बातों की मिठास और उसकी आंखों में छिपी कामुक शरारत की वजह से 35 वर्षीय सुनीता गांव की अन्य महिलाओं से अलग पहचानी जाती थी। सब जानते थे कि वो साधारण महिला नहीं। गांव में कुंवरपाल का परिवार भी निवास करता था। कुंवरपाल अलहदादपुर गांव का दामाद था। करीब 2 दशक पहले इसी गांव में घर जमाई बनकर आया था, फिर गांव में ही बस गया था। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। एक बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी है। कुंवरपाल का बेटा आशीष कुमार उर्फ अंशु करीब 22 साल का एक कुंवारा नौजवान था। अंशु अपनी जवानी के चरम पर पहुंच चुका था। 22 साल की उम्र उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक लेकर आई थी। वो चमक जो मेहनत, आत्मविश्वास और युवापन के मिलन से पैदा होती है। उसके नैन नक्श साधारण होते हुए भी बेहद आकर्षक थे। माथे पर गिरती हल्की बिखरी लटें और आंखों में मौजूद सहज चमक उसे अलग पहचान देती थी। उसका शरीर एकदम सधा हुआ था, न बहुत भारी न बहुत पतला। छाती में कसावट और बाहों में हल्की उभरी नसें उसके मेहनत भरे जीवन की गवाही देती थीं। चलते समय उसका आत्मविश्वास साफ दिखता था। कदमों में सधी हुई लय और शख्सियत में एक ऐसी गरिमा जो बिना बोले ही लोगों को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर देती थी। अंशु की मुस्कान उसके पूरे चेहरे को रोशन कर देती थी। उसकी जवानी में एक तरह की साफ गोई थी, वही मासूम पर दृढ़ ऊर्जा जो केवल 21-22 की उम्र में ही दिखाई देती है। कुंवरपाल के साले का नाम भूप सिंह था। वो इस समय गांव के मौजूदा प्रधान हैं। असरदार व्यक्ति है। गांव में उसका काफी मान सम्मान भी है। अंशु का दिल किसी रिश्ते की बंदिश नहीं मानता था। अंशु अपनी नानी के घर रहता था। उसकी पैदाइश भी यहीं पर हुई थी, जहां उसकी जवानी बेलगाम घोड़े सी दौड़ रही थी। उसके अय्याशी के किस्से भी कम न थे। मामला पकड़े जाने पर पंचायतें भी हुईं। उसके मामा को मामला ले देकर निपटाना पड़ा। कई बार उसके मामा को काफी रकम मुआवजे के रूप में गांव की गरीब लड़कियों को देनी पड़ी। अक्सर लड़की वाले बदनामी के डर से प्रधान के रुतबे और प्रभाव के कारण कानूनी कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़े। इसका फायदा अंशु उठाता रहा और कई घटनाएं गांव में अंजाम दे दी। जब सुनीता और अंशु की राहें टकराईं तो जैसे 2 चिंगारियां एक ही पल में भड़क उठी। फिर रिश्ता रिश्ता नहीं, एक अंधी ललक बन गया, जहां उम्र, रिश्तेदारी और समाज सब पीछे छूट गया। कहानी यहीं से मोड़ लेती है। प्यार और पागलपन के इस खेल में वो सुनीता अपने पति से तंग आ चुकी थी और अंशु उसकी चाहत में अंधा हो गया था। शाम का वक्त था। खेतों से किसानों की वापसी हो रही थी। ढलती धूप में चलती बकरियों की आवाजें। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी घर वापस ले जाया जा रहा है। बीच में एक महिला जो अपने आंगन में पानी भर रही थी। उसके बच्चे पास ही खेल रहे थे। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान पनप रहा था। अंशु गांव का मनचला, दुबला पतला मगर तेज बजर वाला जवान था। सब जानते थे कि अंशु की नजरें मासूम नहीं हैं, और सुनीता भी ये बात समझती थी, मगर न जाने क्यों उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। अंशु ने पहली बार बिना झिझक के उससे कहा, नानी, इतना पानी रोज क्यों भरती हो? कोई समंदर बनाना है क्या? सुनीता मुस्कुराई, तेरे काम का समंदर नहीं है, डूब जाएगा तू इसमें। अंशु हंसा, डूबने का तो मन है ही, बस कोई मौका डूबने का मिल जाए। उनके बीच का ये मजाक गांव के माहौल से ज्यादा गर्म था। दोनों जानते थे कि वो किस ओर बढ़ रहे हैं, मगर किसी को रोकने की हिम्मत न थी। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ीं, कभी खेत के किनारे, कभी सूनी पगडंडी पर, तो कभी मकानों के पीछे के बाग में, जहां हवस और हंसी एक साथ घुल मिल जाती। सुनीता अब अपने पति वीरपाल से ऊब चुकी थी। बच्चों और घर के झगड़ों ने उनके रिश्ते की जान निकाल दी थी। एक रात वीरपाल ने उसे रोकते हुए कहा, तू अब पहले जैसी नहीं रही सुनीता। तो उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हाँ, और तू भी मर्द जैसा नहीं रहा। वीरपाल ने गुस्से में थप्पड़ मारा, मगर उस थप्पड़ की गूंज ने सुनीता के भीतर का सब कुछ तोड़ दिया। उसी रात वो चुपके से घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकली। अंशु उसका इंतजार कर रहा था। अंशु, मुझसे अब और नहीं सहा जाता, सुनीता ने उससे कहा। अंशु ने उसकी आंखों में झांकते हुए फुसफुसाया,
तो फिर खत्म कर देते हैं उसे, हमेशा के लिए। सुनीता चौंकती हुई बोली, क्या मतलब? मतलब साफ है, तुम्हारे रास्ते में बस वो वीरपाल ही तो दीवार है, गिरा देंगे उस दीवार को। सुनीता चुप रही, मगर उसके दिल में डर और चाहत दोनों एक साथ पनपने लगे। बड़ी हिम्मत करने के बाद सुनीता सीधे सीधे प्रेमी को चुनौती देती हुई बोली, अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो कुछ तो करना ही होगा, मगर उसके बाद क्या तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? सुनीता, मैंने तुमसे प्यार किया है, पत्नी मान भी लिया है, अब तुम बताओ उसके बाद तुम्हारी क्या भूमिका होगी? मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो अब अपने नाना का काम तमाम कर ही दो। अंशु का मामा प्रधान भूप सिंह जाति से जाटव है। एक ही बिरादरी के होने के नाते से प्रधान भूप सिंह वीरपाल को गांव के रिश्ते में चाचा कहता था। इसी रिश्ते से अंशु वीरपाल को नाना और सुनीता को नानी कहकर संबोधित करता था। दोनों के संबंध जग जाहिर हो चुके थे, फिर भी गांव के लोगों को यकीन नहीं होता था कि दोनों की उम्र में इतना अंतर होने के बाद इनके बीच अवैध संबंध होंगे। वीरपाल 12 अक्टूबर 2025 की रात को अपने धान के खेत पर सोने के लिए गए थे। अगले दिन जब गांव के लोग खेतों पर सुबह सुबह अपने काम के लिए निकले, तब उन्होंने देखा कि वीरपाल खेत में अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। अंशु का मामा प्रधान भूप सिंह जाति से जाटव है। एक ही बिरादरी के होने के नाते से प्रधान भूप सिंह वीरपाल को गांव के रिश्ते में चाचा कहता था। इसी रिश्ते से अंशु वीरपाल को नाना और सुनीता को नानी कहकर संबोधित करता था। दोनों के संबंध जग जाहिर हो चुके थे, फिर भी गांव के लोगों को यकीन नहीं होता था कि दोनों की उम्र में इतना अंतर होने के बाद इनके बीच अवैध संबंध होंगे। वीरपाल 12 अक्टूबर 2025 की रात को अपने धान के खेत पर सोने के लिए गए थे। अगले दिन जब गांव के लोग खेतों पर सुबह सुबह अपने काम के लिए निकले, तब उन्होंने देखा कि वीरपाल खेत में अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। वीरपाल अक्सर सुबह सुबह 5 बजे उठकर घर आ जाता था, फ्रेश होकर फिर से काम के लिए खेत पर आ जाता था। लेकिन उस दिन वो इतनी देर तक खेत में क्यों सो रहा है, लोग समझ नहीं पाए। पास जाकर लोगों ने देखा तो वो एकदम बेसुध सा लेटा हुआ था। उन्हें वीरपाल के शरीर पर कोई हरकत नहीं दिखी। इस दौरान हड़कंप मच गया तो ये बात गांव तक पहुंची। काफी संख्या में ग्रामीण लोग उसके खेत पर पहुंच गए। गांव के एक डॉक्टर को भी बुला लिया। उसने नब्ज टटोलते ही वीरपाल को मृत घोषित कर दिया। वीरपाल की पत्नी सुनीता भी खूब रोते हुए, दहाड़े मारते हुए खेत पर पहुंच गई। पूरा चेहरा ढके हुए खूब रोए जा रही। उसको रोता देखकर लोगों का दिल पसीज गया कि अब इस बेचारी के बच्चों का क्या होगा। ये बात 13 अक्टूबर 2025 की है। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को खबर देने की बात कही तो सुनीता कहने लगी कि मैं अपने पति की मिट्टी को खराब नहीं होने दूंगी। पुलिस हमारे पति का शरीर लेकर जाएगी, पोस्टमार्टम को भेजेगी, वहां चीर फाड़ होगी, पूरे शरीर को बर्बाद कर देगी। मैं अपने पति के साथ ये नहीं होने दूंगी। लेकिन कोई व्यक्ति पहले ही कोतवाली बिलारी में फोन करके ये सूचना पुलिस को दे चुका था। सूचना पाते ही कोतवाल उदय प्रताप मलिक मय फोर्स के घटनास्थल पर पहुंच गए। शुरुआती जांच में मामला हत्या का प्रतीत हुआ, क्योंकि मृतक के गले पर दबाने के निशान थे, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की छीना झपटी जैसे निशान भी थे। इससे प्रतीत हो रहा था कि मृतक ने हत्यारों से थोड़ा बहुत संघर्ष भी किया है। फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई। घटनास्थल के आसपास का बड़ी बारीकी से मुआयना किया गया। आवश्यक सबूत इकट्ठे किए गए। मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय मुरादाबाद भेज दिया। कोतवाल उदय प्रताप मलिक ने मामले की जानकारी सीओ अशोक कुमार और एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह को दे दी। अधिकारियों ने जांच के लिए पुलिस की 2 टीमें गठित कर दीं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। गांव के लोगों ने पोस्टमार्टम से लाश आने के बाद वीरपाल का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी, उसी दिन सुनने में आया कि वीरपाल की पत्नी सुनीता ग्रामीणों से लाश का पोस्टमार्टम कराने को मना कर रही थी। उसका कहना था कि ज्यादा शराब पी लेने से इसकी स्वाभाविक मौत हुई होगी। ये बात सुनकर पुलिस को वीरपाल की हत्या करने का शक उसकी पत्नी सुनीता पर हो गया। सुनीता ने अपने पति की हत्या क्यों कराई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने जब छानबीन की तब पता चला कि गांव का ही एक युवक अंशु है, जिससे सुनीता का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इतनी जानकारी मिलने पर अंशु भी पुलिस के शक के दायरे में आ गया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने पहले तो बातें गोलमोल करने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती की गई तब दोनों ने ही सच उगल दिया। दोनों की उम्र में 13 से 14 साल का अंतर था। लोगों को जब इस बात का पता चला कि वास्तव में इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। इस दौरान सुनीता ने अपने आप को बचाने के लिए खूब प्लानिंग की थी।
पहली प्लानिंग तो उसने पुलिस को बुलाने से मना किया, लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस आ गई है तो पोस्टमार्टम न हो पाए, इसके लिए उसने पूरी कोशिश की। पुलिस ने लाश को जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तब सुनीता ने भागने का भी प्लान बना रखा था। जब उसके रिश्तेदार आए, दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक व झगड़ा चल रहा था, तो एक रिश्तेदार सुनीता को अपनी बाइक पर बिठाकर वहां से निकलने वाला था। लेकिन जैसे ही सुनीता बाइक पर बैठी, गांव के लोगों ने देख लिया और उसे दौड़कर पकड़ लिया। उसके बाद ग्रामीणों ने कहा कि जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक कोई नहीं जाएगा, पुलिस को आने दो, उसके बाद जिसको जहां जाना हो वो चला जाए। पुलिस ने सुनीता और उसके प्रेमी आशीष कुमार उर्फ अंशु से पूछताछ की तो वीरपाल की हत्या के पीछे की ऐसी प्रेम कहानी सामने आई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। सुनीता गांव के रिश्ते में अंशु की नानी लगती थी। दोनों के खेत आसपास ही थे, इसलिए उनके बीच बातचीत होना आम बात थी। उसी दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया और जल्द ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। सुनीता अंशु के प्यार की कायल हो गई थी। उसके सामने अपना पति वीरपाल फीका लगने लगा था, इसलिए जब भी उनका शारीरिक संबंध बनाने का मन होता था तो सुनीता वीरपाल को शराब पिलाकर धान की रखवाली करने के लिए रात को खेत पर भेज देती थी। फिर अंशु को फोन करके रात को अपने घर पर बुला लेती थी। फिर रात भर दोनों मौज मस्ती करते थे। इस तरह सुनीता अविवाहित अंशु के प्यार में डूब चुकी थी, लेकिन ये खेल ज्यादा दिनों तक छिप न सका। एक दिन इसी बीच रात में एक बार वीरपाल धान के खेत से घर वापस आया तो उसने दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। ये देखकर वीरपाल का खून खौल गया। अंशु तो फटाफट वहां से भाग गया, लेकिन सुनीता कहाँ जाती। तब वीरपाल ने उस दिन सुनीता की खूब पिटाई की। सुनीता ने उसी दिन सोच लिया था कि वीरपाल हमारे प्यार के बीच में रोड़ा बन रहा है, इसे तो निपटवाना ही पड़ेगा। सुनीता ने उस समय तो पति से हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। वीरपाल ने ये बात किसी को बदनामी की वजह से नहीं बताई। 2-4 दिन बाद सुनीता और अंशु का चोरी छिपे मिलना जुलना जारी रहा। एक दिन सुनीता ने अंशु को बताया कि वीरपाल हम दोनों के प्यार में रोड़ा बन रहा है, इसे ठिकाने लगाना है। इतना ही नहीं, उसने धमकी भी दी कि अगर तूने इसे ठिकाने नहीं लगाया तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तेरे बिना नहीं जी सकती। ये सुनकर अंशु के जवान खून में उबाल आ गया। उसे लगा कि उसकी प्रेमिका उसके लिए जान देने के लिए तैयार है, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही। लिहाजा अंशु ने कहा, तुम ऐसा मत करो, हम वीरपाल को ठिकाने लगा देंगे। 12 अक्टूबर को सुबह करीब 8 बजे सुनीता अपने खेत पर धान झाड़ रही थी। वहां पर उसकी फैमिली के कुछ लोग भी मौजूद थे। उस समय अंशु भी अपने खेत पर था। सुनीता ने अंशु को अपने पास बुलाया, उसके साथ वो बात कर रही थी। तभी वीरपाल वहां पर आ गया। उसने दोनों को बात करते देखा तो वीरपाल दोनों पर आग बबूला हो गया, गाली गलौज करने लगा। अंशु उसी समय वहां से अपने घर चला गया। उसके कुछ देर बाद वीरपाल भी चला गया तो सुनीता ने अंशु को फिर से बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर वीरपाल की हत्या करने की योजना बनाई। वारदात की अन्य योजना पर सहमति नहीं बनी तो सुनीता ने अंशु को बताया कि वीरपाल रात में धान की रखवाली करने के लिए खेत पर जाकर सोता है, वहीं पर उसकी हत्या करना आसान रहेगा। अंशु उसकी इस बात पर राजी हो गया। 13 अक्टूबर को रात में करीब 12:30 बजे वीरपाल खेत पर सोने गया। तभी सुनीता ने यह जानकारी प्रेमी अंशु को दे दी। इसके बाद जब अंशु रात में वीरपाल के खेत पर पहुंचा तो उस समय वीरपाल शराब के नशे में चारपाई पर सो रहा था। अंशु ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। तभी वीरपाल का एक हाथ अचानक अंशु के मुंह पर लगा तो वो घबरा गया। अंशु को लगा कि अब यदि वो जिंदा बच गया तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वीरपाल ने उठने की कोशिश की, लेकिन नशा अधिक होने के कारण वो उठ नहीं सका। अंशु ने फिर से वीरपाल को अपने काबू में किया और गला दबाने लगा। उसके गले को वो तब तक दबाए रखा जब तक कि वीरपाल की सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट नहीं गई। जब वीरपाल निढाल हो गया, उसका छटपटाना बंद हो गया, उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, तब कहीं अंशु को तसल्ली हुई। फिर भी अंशु ने उसकी नाक पर हाथ रखकर एक बार चेक किया कि वो मर चुका है कि नहीं। जब उसे विश्वास हो गया कि अब इसका काम तमाम हो गया है तो अंशु वहां से सीधे अपनी प्रेमिका सुनीता के घर पहुंचा। उसने प्रेमिका को खुशखबरी देते हुए कहा कि तुम्हारे पति का मैंने काम तमाम कर दिया है, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। इस मर्डर की खुशी में दोनों ने रात भर मौज मस्ती की। इसके बाद उन्होंने पुलिस से बचने का प्लान बनाया। फिर रात में ही अंशु अपने घर चला गया। दूसरे दिन अंशु भीड़ के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और परिवार के लोगों के साथ रहा। पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक हर कार्यक्रम में वो वीरपाल के फैमिली वालों के साथ ही रहा ताकि किसी को उस पर कोई शक न हो, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस के शक के दायरे में आ गया। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या कर देना आया, जिसके बाद मृतक के बड़े भाई कुंवरपाल की तहरीर के आधार पर धारा 303(1)/61(2) क बीएनएस के तहत आशीष कुमार उर्फ अंशु और सुनीता को नामजद किया गया।
24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा दी। पूछताछ के बाद सुनीता और उसके प्रेमी आशीष कुमार उर्फ अंशु को जेल भेज दिया गया। बच्चों की परवरिश मृतक के बड़े भाई कुंवर पाल कर रहे हैं। कथा लिखे जाने तक अंशु और उसकी प्रेमिका दोनों ही जेल में थे।